तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इंद्रधनुष रेनबो और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, इंद्रधनुष के बारे में बात करते हैं। वर्षा के या बरसात के मौसम में बारिश की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है। पहला क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनते समय प्रिज्म की तरह व्यवहार कौन करती है? रेन वाटर की जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉप है, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है कि वर्षा जल की बूंद किसकी तरह बिहेव करेगी? प्रिज्म की तरह। दोस्तों, ये जो मैंने आप बनाया है ये है वाटर ड्रॉपलेट या वर्षा जल की बूंद, और ये भी वही है। यहाँ से सूर्य का प्रकाश, सनलाइट आई, इसकी सतह पर आके इसका डिस्पर्सन हो गया, और आपको पता है वॉयलेट कलर के अंदर, बैंगनी कलर के अंदर ज़्यादा डेविएशन या ज़्यादा झुकाव, और रेड कलर की लाइट के अंदर कम झुकाव हुआ। तो इस घटना को अपन कहेंगे डिस्पर्सन या विक्षेपण। ये देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ से देखिए, ये जो वॉयलेट कलर की लाइट ज़्यादा झुकी हुई थी, ये यहाँ से टकरा के और वापस आ गई, और वॉयलेट कलर की जो लाइट है वो यहाँ से बाहर निकल गई। क्योंकि जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, वो अपन ने यहाँ रखा है प्रेक्षक या ऑब्जर्वर, तो इसकी आंख तक वॉयलेट कलर तो पहुँचा नहीं। फिर यहाँ से ही कौन आया? रेड कलर की लाइट आई, और उस रेड कलर की जो लाइट है उसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और सीधा कहाँ पहुँच गया? ऑब्जर्वर के पास। या एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इस डायग्राम को अपन ऐसे भी, यहाँ से ये सीधी लाइट यहाँ आ गई। ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ तक कौन सी? रेड कलर की लाइट आंखों तक पहुँच गई। दूसरी बूंद के रेस्पेक्ट में ये देखो, यहाँ पर ये लाइट आई, वही बैंगनी वाला ज़्यादा झुक गया, और ये ऊपर रेड वाला। बैंगनी वाली लाइट पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर यहाँ, और रेड वाली यहाँ से सीधी निकल गई। तो ऑब्जर्वर या देखने वाले या प्रेक्षक की आंख तक दो कलर पहुँचे हैं, जिसमें ऊपर रेड और नीचे की तरफ क्या है? वॉयलेट या बैंगनी कलर। और ये जो कलर का स्पेक्ट्रम है, यही क्या दिखेगा उसको? इंद्रधनुष। वॉयलेट कलर के लिए जो एंगल है वो ये देखिए 40.6 डिग्री, और रेड कलर के लिए जो एंगल है 42.2 डिग्री। डिस्पर्सन का क्या मतलब है? वर्ण विक्षेपण का क्या मतलब है? विक्षेपण, और इसको अंग्रेजी में डिस्पर्सन। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट और वाइट लाइट, बीम का मतलब बहुत सारी रेज का ग्रुप, पहले मैंने आपको बताया है प्रकाश की जब शुरुआत की है। व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट, जब सफ़ेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश का बीम प्रिज्म पर गिरता है, तो वो स्प्लिट इनटू बैंड्स ऑफ कलर, 7 रंगों के बैंड्स के रूप में स्प्लिट हो जाता है। 7 रंगों का ये जो बैंड है, इसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और ये जो घटना है, इसको क्या कहते हैं? विक्षेपण या डिस्पर्सन। तो दोस्तों, ये रेनबो के बारे में था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष में ये देखिए, वॉयलेट नीचे और रेड ऊपर। इसी प्राइमरी रेनबो के ऊपर एक और रेनबो बन जाता है। एक और बात याद रखें, रेनबो बनना वैसे ही रेयर कंडीशन में होता है, और जब प्राइमरी रेनबो बन जाए तो सेकेंडरी बनना उससे भी रेयर से भी रेयर होगा। लेकिन प्राइमरी रेनबो के ऊपर बनेगा सेकेंडरी रेनबो, उसमें कलर का जो है वो वॉयलेट ऊपर और रेड क्या होगा? नीचे होगा।
उसको भी अगर ज़रूरत थी या 12th के बेसिस पे अपन और डीप में बात करेंगे तो सेकेंडरी रेनबो को भी अपन बिल्कुल डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार हुआ है, सेकेंडरी में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो अभी आप इतना तो याद रखें, प्राइमरी में वॉयलेट नीचे रेड ऊपर, वहाँ पर क्या होगा, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे। यहाँ पर एक सिंगल बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, सेकेंडरी वाले में 2 बार होगा। तो ये इंद्रधनुष में वर्षा जल की बूंद किसकी तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह। विक्षेपण किसे कहते हैं, जब सफ़ेद रंग का प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। 7 रंगों का ये बैंड क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। स्प्लिट इनटू बैंड्स ऑफ कलर्स, यही क्या है, स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर इंद्रधनुष में प्रिज्म का काम कौन कर रही है, वर्षा जल की बूंद। ये आई ज़्यादा डेविएशन या ज़्यादा झुकाव किसका है, बैंगनी का। भाई जब विक्षेपण हुआ तो विक्षेपण के बाद वॉयलेट कलर में ज़्यादा झुकाव हुआ और रेड कलर में कम हुआ। तो प्रेक्षक या ऑब्जर्वर के पास जो पहुंचा वो रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे, इस प्रकार से इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब दोस्तों एक बात है कि यहाँ से लाइट आई और इस जगह पर भी उधर निकलनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हुआ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, आइए उस पर भी बात करते हैं। देखो वहाँ अपन ने क्या सीखा है, स्पेक्ट्रम क्या है, डिस्पर्सन क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। और इंद्रधनुष बनने के लिए 3 प्रोसेस जिम्मेदार है, विक्षेपण, डिस्पर्सन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद अपवर्तन। ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर क्या बनाती है, इंद्रधनुष बनाती है। छोटे जो एग्जाम है उनमें तो यही पूछ लिया जाता है। विबग्योर में मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, ये जो बी है ये ब्लैक नहीं है, ब्राउन नहीं है, ब्लू है। इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग है, तो विबग्योर के बारे में बी का मतलब ब्लू है, ब्राउन और ब्लैक नहीं है। यहाँ देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए ये कोई सरफेस है, ये नॉर्मल है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इसका सपोज करें अपवर्तन हुआ और ये यहाँ से निकली। फिर थोड़ा और ज़्यादा कोण से आई और ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकली। फिर और एक पर्टिकुलर कोण से आई, इधर नहीं आकर ये प्रकाश की किरण इधर निकल गई। याद रखें जबकि माध्यम पारदर्शी था, प्रकाश आर पार जा सकता था, फिर भी एक पर्टिकुलर एंगल पर जब प्रकाश की किरण आई तो आर पार नहीं जाके उसी दिशा में वापस लौट गई। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लाइट आर पार जा सकती थी, फिर भी कुछ ऐसी बात हुई कि वापस उसी दिशा में आ गई। ऐसा होने के लिए 2 बातें ज़रूरी है। पहले तो लाइट जो है वो सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, विरल माध्यम में आनी चाहिए। एसएससी से लेवल और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, सबसे ज़्यादा अगर इंद्रधनुष से सवाल पूछे जाते हैं या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखी जाती है। यहाँ तो मैं आपको डेंसर से रेयर बता रहा हूँ, वहाँ पर 4 ऑप्शन देगा वो, कि जब प्रकाश किरण जल से वायु में जा रही हो, वायु से जल में जा रही हो, वायु से कांच में जा रही हो, कौन सी कंडीशन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मैंने आपको लिखवा रखा है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कौन सघन है, कौन विरल है कंपैरेटिवली। ये बात याद रखना ज़रूरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होना है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ देखो, यहाँ हवा है, वायु है, यहाँ जल है।
इस कंडीशन में TIR हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन या पानी में प्रवेश कर रही है। यहाँ इसके अंदर ही हुआ है, क्योंकि यहाँ जल है, बाहर वायु है, तो सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जा रही है। तो दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सबसे पहली शर्त, प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या विरल माध्यम में जानी चाहिए। ठीक है, क्या हर बार प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? नहीं। कब होगा? किसी पर्टिकुलर कोण पर, जब प्रकाश की किरण किसी पर्टिकुलर एंगल पर आएगी और इस एंगल पर आने पर ये वापस आ जाएगी, और इस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, IC। आपतन कोण का वह मान जिस पर एंगल R, या यूं कह सकते हैं अपवर्तन कोण का मान, ये देखिए 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ से आया तो ये इधर नहीं जाके यहाँ निकल जाती है, तो अभिलंब और इसके बीच का कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। और अगर क्रांति कोण से ज़्यादा हो गया तो फिर तो इधर ही चली जाएगी। तो क्रांति कोण पर प्रकाश की किरण ऐसे आती है और यहाँ से सीधी निकलती है, तो एंगल R कितना हो गया? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल आपतन कोण ही है, इंसिडेंट एंगल ही है, लेकिन ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस पर अगर कोई लाइट रे आए तो रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा और बढ़ाया तो फिर वापस परावर्तन या रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो कंडीशन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अगर बराबर भी होगा तो यहाँ से सीधी निकल जाएगी, 90 डिग्री एंगल होगा। अगर क्रांति कोण से ज़्यादा हुआ तो प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। तो ये दो कंडीशन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होनी चाहिए। वर्षा जल की बूंद में देखो, क्रांति कोण तो किस एंगल से लाइट आती है उसके हिसाब से एडजस्ट हो ही जाता है, और हमेशा इंद्रधनुष इसीलिए नहीं बनता कि क्रांति कोण एडजस्ट हो ही नहीं पाता। जब भी अगर प्रकाश क्रांति कोण से आपतित होगा तभी इंद्रधनुष बनेगा, रोजाना इंद्रधनुष नहीं बनेगा। बस ये कंडीशन जरूर है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल कर रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दो बातें, क्रांति कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, क्या कहलाता है? क्रांति कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना या कॉन्सेप्ट से क्या क्या रिलेटेड चीज़ें हो रहे हैं? डायमंड के अंदर जो क्रांति कोण है वो 24.4 डिग्री होता है, और हीरे की घिसाई करके भी इसके अंदर बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाए जा सकते हैं। और हीरे की चमक के पीछे रीज़न भी यही है, इसका क्रिटिकल एंगल। वैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, उससे भी असर पड़ेगा। 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है। दूसरा है दृष्टि भ्रम या मिरेज या मरीचिका। गर्मी के दिनों में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं तो दूर देखने पर ऐसा लगता है आगे पानी है, जबकि आगे रोड ही है, पानी नहीं है। ये किसकी वजह से है? वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से आपको दृष्टि भ्रम हो जाता है। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है उनको ऑप्टिकल सिग्नल में चेंज करके लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में और ट्रांसमिट किए जाते हैं सिग्नल। तो उन ऑप्टिकल फाइबर में भी किसका इफेक्ट होता है या कौन सी प्रोसेस? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हीरा, मिरेज, ऑप्टिकल फाइबर और रेनबो। रेनबो से रिलेट अपन ने बातें कर ली है। तीन प्रक्रियाएं जिम्मेदार है, डिस्पर्सन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और रिफ्रैक्शन। तो ये मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांति कोण और रेनबो के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बता दिया। स्पेक्ट्रम क्या है, विक्षेपण किसे कहते हैं,
प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्सन, वर्षा जल की बूंद क्या करती है, तो मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप आराम से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।